दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबा वक्त लगा इस देश को गुजरात मॉडल समझने में। जब तक गुजरात मॉडल समझ पाता ये देश, तब तक मोदी और शाह का मॉडल इस देश की राजनीति को अपनी हथेली पर नचाने निकल चुका था। और जब तक मोदी और शाह का मॉडल सामने आता, तब तक इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थान और इस देश का मीडिया एक दीवार की तरह इन्हीं मॉडलों की रक्षा के लिए खड़ा हो चुका था। इस देश के भीतर छत्रपों की राजनीति कैसे गायब हो गई और कांग्रेस पार्टी कैसे बेबस होती चली गई, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या पहली बार बहुत जल्दी चंद्रबाबू नायडू समझ गए, या फिर जिस तेजी से बिहार को अपनी हथेली पर नचाते हुए बीजेपी ने इस दौर में मोदी शाह का मॉडल लाके खड़ा कर दिया, उसने शायद कई नेताओं के भीतर एक ऐसी परिस्थिति तो पैदा कर ही डाली कि अगर वह बीजेपी के साथ नहीं तो खत्म हो जाएंगे, और अगर खत्म हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्यों नहीं कुछ भी कहने की स्थिति में हर कोई आकर खड़ा हो जाए। बिहार के भीतर नीतीश कुमार की नहीं चलती। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन वो बीमार हैं। नीतीश कुमार कई जगहों पर नजर तो आते हैं, लेकिन वह कुछ भी कहते नहीं हैं। उनकी बातों तक को संभालने के लिए उनके बगल में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी हमेशा से रहते हैं खड़े हुए। और जो भी इस दौर में हो रहा है बिहार के भीतर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर फैसले लिए जा रहे हैं, वो फैसले बीजेपी ले रही है। इन बातों का जिक्र कोई छोटा मोटा नेता नहीं करता है, बल्कि इन बातों का जिक्र खुले तौर पर आरजेडी करती है। चिराग पासवान भी गाहे बगाहे जिक्र करते हैं, कांग्रेस भी करती है। या कहें कोई ऐसा राजनीतिक दल आपको मिलेगा नहीं, कुछ छिटपुट आवाज जेडीयू के भीतर से भी आती है। जेडीयू के भीतर की आवाज एक वक्त नीतीश कुमार के बेटे को सामने लाने के लिए एक राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ना तो चाहती थी, लेकिन लगता है वह भी फेल हो गया, क्योंकि मोदी शाह के मॉडल के आगे कोई कैसे खड़ा होगा। और अगर यह मॉडल गुजरात मॉडल से आगे का है, यानी गुजरात मॉडल ने इस देश को समझा दिया कि दरअसल हिंदुत्व का मतलब होता क्या है, डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, कॉरपोरेट का मतलब सरकार के साथ खड़े होते हुए क्या कुछ करने का होता है। और इन सब से आगे मोदी शाह के मॉडल ने इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों के भीतर एक ऐसी मोटी लकीर खरीद फरोख्त के आश्रय खींचनी शुरू कर दी कि सत्ता किसी की भी रहे, वो डगमगाएगी अगर वह बीजेपी के साथ नहीं आता है तो। 2013 में याद कीजिए, उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे हेमंत बिस्व शर्मा। उनको जेल में डालने का जिक्र उसके बाद बीजेपी ने किया, मौजूदा मोदी सत्ता ने किया। वो उधर से उछल के इधर आ गए, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। और कल ही राहुल गांधी ने भी जिक्र कर दिया कि आपको जेल में डाल देंगे। भारत की राजनीति के भीतर गुजरात मॉडल से निकला हुआ मोदी शाह का मॉडल न सिर्फ भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदल रहा है, बल्कि भारत के भीतर में जो लोकतांत्रिक संस्थानों के आश्रय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, उसका भी व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन इस दौर में हो चला है। और सभी बेबसी के साथ सब कुछ देख रहे हैं। बिहार के 38 जिलों में बीते 6 महीने के भीतर कमोवेश हर एसपीडीएम बदल दिया गया, बीडीओ स्तर तक भी पत्ते फेंट दिए गए। जो ऐलान एक के बाद एक किया गया, उन ऐलानों के खिलाफ एक वक्त नीतीश कुमार रहते थे, लेकिन आज होते होते बात मुफ्त में 125 यूनिट बिजली तक देने का ऐलान कर दिया गया, और वह भी सोशल मीडिया के आश्रय। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिख कर दिया सोशल मीडिया में, एक्स पर, कि हम 125 यूनिट का खर्चा उठाएंगे और फ्री की जाती है बिजली, और ये जुलाई के महीने का जो 1 अगस्त को आपके पास बिल आएगा वो हम देंगे।
और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बार बार लोग याद करते रहे कि दरअसल बिहार में एक वक्त लालू यादव की सत्ता थी, जंगल राज था। जंगल राज का मतलब तीन ही होता है। पहला मतलब होता है फिरौती, दूसरा मतलब होता है माफियागिरी, तीसरा मतलब होता है कानून को हाथ में लेकर अपने हिसाब से सियासत को साधते चले जाना या फिर उसकी एक अलग सत्ता हो जाना। तीनों परिस्थितियां इस दौर में बिहार के भीतर खुलकर रेंग रही है। और इस तमाम परिस्थिति के बीच अगला सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता नहीं चला रहे हैं और बिहार में वोटर लिस्ट से लेकर अपराध और कानून को हाथ पर नचाने की जो पूरी प्रक्रिया का खुला खेल हो रहा है, क्या उसे देखकर चंद्रबाबू नायडू घबरा गए हैं और उन्हें लगने लगा है कि अब अगला नंबर उनका होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान नहीं होगा। उनके तमाम सांसद साथ में खड़े होंगे बीजेपी के, और बीजेपी की जुबान जिस तर्ज पर वह बोल रहे होंगे वो हैरान कर देने वाली होगी। और इन सब के बीच इससे पहले जो प्रयोग महाराष्ट्र के भीतर हुए, वहां पर एकनाथ शिंदे जिस तर्ज पर निकल कर आए, उस एकनाथ शिंदे को भी अब हाशिए पर ढकेलने के लिए बीजेपी तैयार हो चली है। और बकायदा शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसको शामिल करने के लिए खुला ऑफर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बकायदा विधानसभा के भीतर बैठकर यह कहते हुए दे रहे हैं कि यह दरअसल लाइट मूड है, इसको आप गंभीरता से ना लें। लेकिन आज उसको गंभीरता से इसलिए लिया गया क्योंकि 40 मिनट की मुलाकात उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, पिता बेटे दोनों, देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठे, विधान भवन में बैठे। यानी सब कुछ खुले तौर पर इस मॉडल के भीतर होता है, तो घबराहट तो चंद्रबाबू नायडू को होगी। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा था, ये आप कर क्या रहे हैं, कौन सी वोटर लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आप नागरिकता तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वह भी चुनाव के वक्त। ऐसे में तो आने वाले वक्त में हमारी सत्ता मौजूदा बीजेपी के आश्रय चलने की स्थिति में आ जाएगी। क्या वाकई सब कुछ सब चीज समझ रहे हैं? और इस मॉडल का मतलब यही होता है। हमें लगता है बात आज शुरुआत इस देश के केंद्रीय मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के सांसद यानी मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर, उनकी बात से ही शुरू करना चाहिए। नाम है राजीव रंजन सिंह, प्यार से लोग उन्हें ललन सिंह कहते हैं, और उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ी। अगर हम और आप साथ बैठे और हमने आपको गोली मार दी या आपने हमको गोली मार दी तो यह क्राइम नहीं होगा। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है, तो आपसी विवाद है। बिहार ऐसा तो कभी नहीं था। और खुल्लम खुल्ला आज सुबह 7:20 पर पटना के भीड़ भरे इलाके में पटना की पहचान को दिलाने वाले पारस अस्पताल में दूसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं 5 अपराधी हाथों में रिवॉल्वर लेकर, गोली मारते हैं, 30 सेकंड में काम निपटाते हैं और बाहर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले जाते हैं। और उसके बाद यह केंद्रीय मंत्री का बयान है। जी नहीं, यह बिहार वो बिहार नहीं है जो लालू यादव के वक्त का था या कांग्रेस के वक्त का था या फिर नीतीश कुमार के वक्त का था। 2005 से लेकर 2023 तक की परिस्थितियों में बिहार को नीतीश कुमार चलाते रहे। बीते 1-1.5 बरस में जो भी हुआ और सब कुछ अपनी हथेलियों में समेटते हुए बीजेपी ने जिस मॉडल को परोसना शुरू किया वह कितना भयावह हो सकता है। और उसी राज्य में कल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचेंगे। जाहिर है वहां के वोटर लिस्ट से लेकर वहां के अपराधों को लेकर, वहां पर नीतीश कुमार की स्थिति से लेकर वहां पर बीजेपी जो सब तरीके से सत्ता को चला रही है, उन सब के बीच नीतीश कुमार को हर हाल में प्रधानमंत्री मोदी के बगल में कल मोतिहारी में बैठाया जाएगा। यानी एक नए जंगल राज नहीं बल्कि एक नए मॉडल की स्थिति में बिहार कल आपको नजर आएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री जिक्र कर दें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला
एसआईआर का चल रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। या हो सकता है कि देखिए, यह लोग तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं, तो फिर इनके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, यानी विपक्ष के ऊपर। और जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, कम से कम ये लालू यादव के जंगल राज से तो बेहतर ही है। एक ऐसी परिस्थिति का भाषण हो सकता है जब 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का कल उन्हें ऐलान करना है, और बकायदा पीएमओ की तरफ से जानकारी भी आ गई कि रेलवे, हाईवे, सॉफ्टवेयर, आईटी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको लेकर अलग अलग तरीके से ऐलान होगा 7,217 करोड़ का। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन को लेकर कुछ बोलेंगे, एसआईआर को लेकर कुछ बोलेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ बोलेंगे, या फिर मॉडल कहता है कि सब बातों को बोलिए ऐसे जिसमें पूरी ताकत आपको अपने भीतर नजर आनी चाहिए। इसीलिए तो एक सांसद अगर कह रहा है कि गोली एक दूसरे को मार दीजिए तो यह क्राइम नहीं है, तो दूसरा सांसद कह रहा है स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, पूरा बिहार स्वागत करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं और पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहे हैं। एक बात तो सच है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अपना समर्थन वापस ले लें तो एक झटके में दिल्ली की सरकार यानी केंद्र सरकार अल्पमत की सरकार में तब्दील हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष ने सबको समेट लिया तो अगला सवाल यह होगा, क्या वाकई दिल्ली की सत्ता बरकरार रहेगी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो चल रही है, या फिर उसको भी कानूनी दरवाजे तक ले जाकर इस देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को रोककर एक ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा कर दी जाएगी जिसके आगे चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक लंबा वक्त होगा। क्या यह घबराहट चंद्रबाबू नायडू में है? 70,000 करोड़ रुपए वादे किए गए थे अमरावती को लेकर, जो कि स्टेट कैपिटल के तौर पर चंद्रबाबू नायडू क्रिएट कर रहे हैं। राज्य के लगभग 4 बड़े कॉरपोरेट जो चंद्रबाबू नायडू के करीब हैं, उनकी योजनाओं को हरी झंडी दी जाएगी और सरकार उसके लिए सब्सिडाइज रेट पर उनको बहुत कुछ उपलब्ध कराएगी। नहीं कराया गया है अभी तक। चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर एसआईआर का मामला उठाते हैं तो इसलिए नहीं कि वो जानने समझने लगे हैं कि दरअसल जब तक साथ रहेंगे तो फिर आने वाले वक्त में उनकी स्थिति या तो नीतीश सरीखी होगी या फिर एकनाथ शिंदे सरीखी उनको बनाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कुछ भी हो। तो क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई सरकार से हाथ खींच सकते हैं? यह सवाल बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस दौर में इस देश के जिन संस्थानों के आसरे इस देश में सत्ता पर कोई बैठा है और संवैधानिक तौर पर उसको जो ताकत है, उस ताकत का परीक्षण करने के लिए जो जो संस्थाएं हैं, सभी अगर मौजूदा दिल्ली की सत्ता की उंगलियों पर नाच रही है तो फिर चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? नीतीश कुमार इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। ललन सिंह इसीलिए ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं। और जिन्होंने स्वागत करने का जिक्र किया पूरे भारत में, वो संजय हैं, यानी संजय कुमार झा हैं। वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद जो प्रधानमंत्री के आने को शुभ संकेत बिहार के लिए मान रहे हैं। बिहार दिल्ली से चल रही है, बिहार बीजेपी चला रही है। राज्य के 38 जिलों के भीतर हमने जानकारी दी एसपी और डीएम को जो पिछले 6 महीने के भीतर बदला गया, उससे हटकर प्रखंड के मुख्यालय जो 534 हैं, वहां पर भी छोटी ब्यूरोक्रेसी को भी बदल दिया गया। पंचायत स्तर पे लोग शिफ्ट होते चले गए, बीजेपी के अनुकूल होते चले गए। यहां तक कि जो बिहार के भीतर राजस्व गांव है 43,000, वहां पर भी कैसे बीजेपी का कार्यकर्ता काम करे, और बीजेपी का कार्यकर्ता हो, स्वयंसेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी भी थाने में कोई भी कार्रवाई कभी भी इनके खिलाफ नहीं होगी।
और ये जिन मामलों को लेकर आएंगे उस पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी पुलिस प्रशासन को। बाकी चीजें मायने नहीं रखती हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल का मतलब बहुत साफ है कि गांव गांव तक यह मैसेज चले जाना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े हैं तो आपकी जिंदगी आसान होगी। आसान हो या ना हो, मुश्किल नहीं होगी। यह मॉडल कहीं भी चल सकता है। यह मॉडल तो संवैधानिक संस्थानों के बीच चलते हुए आपको लोकतंत्र का एहसास भी कराएगा और लोकतंत्र को हड़पने की प्रक्रिया में खुद को तानाशाही के तौर पर रखने से कतराएगा भी नहीं। शायद इसीलिए आज जो तस्वीर पटना से निकल कर आई उसने हर किसी की रोंगटे खड़े कर दिए। पारस अस्पताल के भीतर एक अपराधी पैरोल पे छूटकर इलाज करा रहा है और कभी उसके साथी रहे दूसरे जो पुलिस का वर्जन है उसके हिसाब से वो आते हैं और फिर हत्या करके चले जाते हैं। इस पूरे विजुअल को आप देख लीजिए, आपको लगेगा कोई फिल्मी तरीके से ये सारी चीजें बेखौफ होकर कोई डायरेक्टर के निर्देशन पे ये काम हो रहा है। ना कोई खौफ है, ना ही किसी बात का डर है। और राज्य के पुलिस महानिदेशक भी क्या कहते होंगे हम उसको सुनाएं, क्योंकि वह स्थिति और ज्यादा विभत्स हो जाएगी। लेकिन पहले इस दृश्य को देखिए, कैसे 5 अपराधी हाथों में रिवॉल्वर लेके एक अपराधी इलाज के लिए जेल से, भागलपुर जेल से निकलकर पैरोल में निकलकर इलाज कराने पटना के पारस अस्पताल में भर्ती है। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 209 है और वहां सब पहुंच जाते हैं। पिस्टल है सर। पिस्टल है ना? हाँ, 3 है, 1 2 3 4। सबके पास पिस्टल है। हाँ रमेश, 5 पांचों के पास सर। नहीं है, हम तो नहीं किए, आप ही बताए ना। अच्छा अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। सीनियर सर को बता दीजिए। ठीक मैडम को फोटो तो पहचान, फोटो तो आगे फोटो से पहचान करेगा। जहाँ एड्रेस होगा हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये सब फॉलो करेंगे। उसका अटेंडेंस को बुलाइए थे इस काम को। उसको भी गोली लगेगा, उसको भी लगा है। गोली लगेगा। जहां पर यह अस्पताल है और जो कुछ हो रहा है, यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो पुलिस चेक पोस्ट होता है वो डुमरा चेक पोस्ट है, वो है। 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस हेडक्वार्टर है। 2.25 किलोमीटर की दूरी पे शास्त्री नगर का थाना है। बेखौफ हैं, अपने तरीके से चीजें चल रही है। और जब अपने तरीके से चीजें चल रही होती हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एक पॉलिटिकल मॉडल पॉलिटिकल शिफ्ट को बिहार में चुनाव के जरिए देख रहा है। इसीलिए वह सब कुछ अपने अनुकूल करने के लिए हर जगह एक ऐसे मुद्दे को खड़ा करता है कि आप इस मुद्दे को देखें तब तक वो मुद्दा आ जाए, उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित हो तब तक तीसरा मुद्दा आ जाए। वोटर लिस्ट, अपराध, इस दौर में पुलिस प्रशासन, आप किन किन चीजों को सहेजेंगे। और कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार में मौजूद होंगे, वो जिन बातों का ऐलान होगा उसको लेकर ढोल पीटे जा रहे होंगे। बिहार की अपनी परिस्थितियों में ये हर कोई जानता है वहां इंडस्ट्री नहीं है। ये हर कोई जानता है सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं 1 करोड़ 28 लाख के लगभग।
हर कोई जानता है बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है, हर कोई जानता है गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है। और शायद इन्हीं परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार जिस राजनीति को साधते चल रहे थे, उसमें अब जो हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि इस दौर की सत्ता पॉलिटिकल तौर पर अपने हाथों में सत्ता को लेने के लिए बेताब है। और बीजेपी ने इस दौर में क्या कुछ किया, या फिर पॉलिटिकल नारे कैसे तब्दील होते हैं, ये आज अगर 125 यूनिट बिजली देने का ऐलान है, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, जो बीएलओ बना रहे हैं ना अलग अलग लिस्ट मतदाताओं की, उनको अतिरिक्त 6,000 रुपए हर बीएलओ को मिलेगा। 8,000 पंचायतों में जो पंचायत भवन है उसको विवाह भवन में तब्दील करना है। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी होगी, 35% महिलाओं का आरक्षण होगा। यह मत पूछिएगा नौकरी कहां से आएगी, बिल्कुल नहीं पूछिए, सिर्फ ऐलान देखिए। 18 से 28 साल 1 लाख युवा, उनको मंथली 4 से 6,000 रुपए दिया जाएगा। एक दीदी की रसोई चलेगी, कल तक 40 रुपए थाली मिलती थी, अब 20 रुपए की थाली मिलेगी। नई बसों की खरीद कर लीजिए। बस का भी माफिया एक बिहार के भीतर चलता है। जो बस खरीदेगा नॉन एसी और एसी, उन्हें भी 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तकरीबन 150 बसों के लिए 30 करोड़ सरकार इसी इलेक्शन से पहले बांट देगी। यहां तक कि लोक कला को भी बचाने का कार्यक्रम इस पॉलिटिकल तौर पे लिया गया। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु को मंथली 15,000, शिष्य को 3,000, और इन दोनों के बीच जो संगीतकार होगा उसको 7,000 रुपए देंगे। पेंशन के लिए, उसके लिए भी पैसा है। गरीब परिवार, उसके लिए भी ऐलान किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग आते हैं। गरीब परिवारों के दायरे में लगभग 54 लाख लोग आते हैं। आंगनबाड़ी बच्चे तकरीबन 52 लाख हैं। सरकारी महिला कर्मी तकरीबन 4 लाख है। सबके लिए सब कुछ है। मनरेगा के भीतर भी अब 10 लाख तक की परियोजना को मंजूरी दी गई। दिव्यांग, वह अगर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो रिटर्न देते समय 50,000, इंटरव्यू की स्थिति आ गई तो 1 लाख रुपए। सबके लिए सब कुछ है। लेकिन बिहार, हर दूसरा व्यक्ति बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे खड़ा है। और वहां पर जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, ये मॉडल दरअसल एक ऐसा मॉडल है जैसे किसी रईसों के बीच में एक छोटी सी बस्ती बनाई जाती है कि तुम मजदूर रहो, तुम हमारे यहां काम करो, और काम करने की एवज में हम तुमको कुछ दे देंगे। और इसी लिहाज से अपनी जिंदगी को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या बिहार का ये नया मॉडल खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि अगर क्राइम को लेकर आप पुलिस से पूछिएगा तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस कहेगी बारिश हो रही है, किसानों के पास काम नहीं है, क्या करेंगे। हो सकता है अपराध करते हो। हाँ, कुछ नई चीज हो गई है, और नई चीज का मतलब है अब इस दौर में सुपारी लेकर भी पैसा कमाने के लिए युवा तबका क्राइम करने लगा है। हम देखेंगे, रोकेंगे, आप लोग उठा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है, ये तो होते रहता है। सुन लीजिए उनकी बात। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए थे। इनकी नियुक्ति भी बीजेपी के काल में ही हुई है। यानी बीजेपी अपने लिहाज से सत्ता को चलाते वक्त कैसे सब कुछ सत्ता के अनुकूल कर लेती है बिहार, उसका अगर एक मॉडल है तो इस मॉडल को देखकर चंद्रबाबू नायडू परेशान हैं। और जो भी राज करना था अपने तौर पर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में कर लिया। अब उनके दिन पूरे हो रहे हैं। इस देश के भीतर में छत्रपों की राजनीति पूरे तरीके से खत्म करने का ऐलान तो नोटबंदी के साथ ही हुआ था कि सबके पैसे की आवाजाही बंद कर दो। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत चीजें बची रह गई, क्योंकि इस देश में
भूखे पेट भी लोग राजनीति करने सड़क पर उतर ही जाते हैं। गजब की जिजीविषा है या फिर जो ताकत है लोगों के भीतर इस दौर में, वह राजनीतिक तौर तरीकों को लेकर ही उभरती है। इस देश का बेरोजगार एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर अगर वो इस देश की सड़कों पर खड़ा हो जाए तो क्या आप कल्पना कर रहे हैं कि इस देश में जो रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज हैं, उन नाम दर्ज लोगों की संख्या भी इस देश में तकरीबन 18 से 20 करोड़ है। यानी बीजेपी को जितने वोट 23 करोड़ मिलते हैं, लगभग उतने बेरोजगारों की कतार है इस देश के भीतर। लेकिन राजनीति एक अलग चीज है, और राजनीति के भीतर अगर आपने कोई मॉडल बना दिया तो फिर कहना ही क्या। तो चंद्रबाबू नायडू का बगावती मूड उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की दिशा तक जाएगा या उनकी उम्र तेलंगाना चुनाव आते आते खत्म कर दी जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति एक करवट लेगी? नए तरीके से पारंपरिक परिस्थितियों को समझते बूझते हुए अब दिल्ली दोबारा से अपने को पुरानी परिस्थिति में लाकर खड़ा करना चाहती है, क्योंकि इस दौर में उसने बहुत कुछ गंवा दिया। और तीसरी परिस्थिति पूंजी के आश्रय जो कॉरपोरेट की थी, उसमें उसके सामने जो मुश्किल है, क्या वो दोबारा से पुरानी परिस्थिति में लौटेगी? आप कहेंगे इसमें बिहार फिट कहां बैठ रहा है, या इस देश के भीतर जो मोदी शाह का मॉडल चलता है उसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग भूमिका होनी चाहिए। कहीं पर ट्राइबल्स की भूमिका हो जाएगी, कहीं पे गरीबों की भूमिका हो जाएगी, कहीं पे किसी हिंदुत्व के मॉडल के आश्रय चीजें चलेंगी, कहीं पे पिछड़ा का मॉडल शुरू कर दिया जाएगा और इस आश्रय सत्ता चलती चली जाएगी। 2013-14 में भारत के जो फोर्थ लिस्ट में 100 टॉप कॉरपोरेट्स थे, उन टॉप कॉरपोरेट्स में 2025 आते आते कितना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। और ये शुरुआती साल से ही शुरू हुआ। 2014 से टेस्ट करते करते मौजूदा सत्ता ने 20 बड़े कॉरपोरेट को चुना और अपने साथ ले लिया। उस 20 में से लगभग 12 कॉरपोरेट का नामो निशान नहीं था, लेकिन एक झटके में साथ आकर खड़े हो गए। इसी तरीके से भारत की राजनीति में कौन कब किसके साथ खड़ा होता चला गया, इसको जरा सोचना शुरू कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी जिंदगी, आपकी कमाई, आपके लिए बनाया गया सिस्टम, ये सब इस देश के किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में आपके अनुकूल है या नहीं है। क्या वाकई आपको जो एजुकेशन चाहिए मिल रही है, जो आपको स्वास्थ्य सेवा चाहिए वो मिल रही है, जो प्रोफेशनली आपने पढ़ाई की उस हिसाब से नौकरी मिल रही है, जहां आप काम करते हैं उस लिहाज से इस देश में अगर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही है तो क्या आपको कमाई भी उसी रूप में बढ़ी है? या फिर इन सब से हटकर जो सत्ता के अनुकूल खड़ा रहता है उसके लिए सब कुछ है और उसके लिए सब कुछ में कोई मायने नहीं रखता है कौन अपराधी है, कौन भ्रष्टाचारी है, सभी बराबर हैं क्योंकि वो सत्ता के साथ खड़े हैं। ये मॉडल गुजरात मॉडल से निकलकर मौजूदा वक्त में बिहार को बिल्कुल नए मॉडल के तर्ज पर रखने की दिशा में बढ़ चुका है। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।